गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एनटीटी की कक्षा में। मैं हूं आपकी मेंटर हीना और आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी का दूसरा लेसन जो है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने बात की थी मदर मोर्टेलिटी और उसके डिफरेंट डिफरेंट कोजेज़ के बारे में कि जो मातृ मृत्यु दर है वो क्यों इतना बढ़ रहा है, उसके जो डिफरेंट कारण हैं उनके बारे में डिस्कशन की थी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसके बाद आता है उसी से रिलेटेड है ये, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स या चेचक। ठीक है, ये आपको उसी के शायद कारण बता रखे हैं कि बहुत सारे जो मेडिकल कॉजेज होते हैं उनमें एक ये जो कारण है कि जो चेचक या स्मॉल पॉक्स है ये एक डिजीज़ होती है। ठीक है, जो किसके कारण होती है, ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होती है। जो वायरस है उससे होने वाली जो है ये बीमारी है जो वेरियोला वायरस के कारण होती है। ठीक है, ये बीमारी जो है वेरियोला वायरस के कारण होती है और इसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। तो यह एक संक्रामक रोग है, यानी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे हमारे पास जो डिजीज़ होती हैं, अगर आपने जर्नल साइंस सबको पढ़ाई जाती है, इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आपको नॉर्मल डिजीज़ के बारे में भी नॉलेज हो। तो जो डिजीज़ होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसे आप बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल जो होती है असंक्रामक रोग। ठीक है, जो होती है नॉन कम्युनिकेबल, यानी ऐसे रोग जो छूने से या फिर किसी के पास बैठने से नहीं फैलते। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो क्या होती है, किसी के साथ खाना खाने से या किसी के साथ रहने से। ठीक है, क्योंकि जो जब छींक आती है या ऐसी कोई खांसी वगैरह होती है तो उससे क्या है, ये रोग जो है इसके जो कीटाणु है वो आसपास एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। संक्रामक रोग है ये एक प्रकार का, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कर सकता है, फैल सकता है। पर्सन टू पर्सन क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये एक संक्रामक रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है, हमारे देश में इस रोग को राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। मतलब इस रोग को पूरी तरह से हमारे देश से ख़त्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। एक समय था कि जब चेचक महामारी के रूप में हज़ारों लोगों को प्रभावित करती थी। मतलब एक टाइम ऐसा था जब इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता था। अलग अलग तरह के मिथ्स आप कह सकते हैं लोगों के दिमाग में डाले हुए थे या उनके दिमाग में पहले से ही थे कि ये रोग ऐसा होता है। ठीक है, या फिर ये रोग नहीं है कुछ और है। तो ये जो है एक प्रकार का रोग ही होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मेडिकल जो स्टडी है, ठीक है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी है, तो लोगों का इसके प्रति जो प्रभाव था वो भी कम हुआ है और इससे लड़ने के लिए या इसके लिए जो वैक्सीनेशन है वो डेवलप हुआ, जिसके बाद जो ये जो बीमारी है इसको हमने लगभग जो है वो कंट्रोल कर लिया है। अब ये उतनी ज़्यादा तेज़ी से देखने को आपको नहीं मिलती है। तो इस रोग के कुछ कारण यानी कुछ कोज होते हैं कि किस वजह से ये रोग फैलता है। तो यह एक विषाणु रोग है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये क्या है, एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है, वायरस को विषाणु कहते हैं। ठीक है, सांस के द्वारा इस रोग के रोगाणु गले, नाक तथा कान में प्रविष्ट कर जाते हैं। मतलब जब आप सांस लेते हैं, जो आसपास की वायु है, अगर उस वायु में इसके कीटाणु या इसके जीवाणु मौजूद हैं तो क्या होगा, ये आपके शरीर में एंटर कर जाएगा, आपके गले को, नाक, कान को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस रोग में विशेष विषाणु चमड़ी पर होते हैं और इसमें मवाद पड़ जाती है। धीरे धीरे फफोले सूखने लगते हैं और फफोलों में पपड़ी सूखने लगती है। मतलब इसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, आपको रैशेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, दाने जिसे आप कहते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, रैशेस देखने को मिलते हैं जो धीरे धीरे क्या है, बड़े होते हैं। और कभी कभी क्या होती है, इनके अंदर पस भी बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये रोग ठीक होने लगता है, ये क्या है, वापस से जो है सूख जाते हैं और रोग जो है वो ठीक होने लगता है। इसके रोग के कुछ कारण, कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स। ठीक है, वो चीज़ें जिसको देखकर हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर जो मनुष्य है वो इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, उसे हम क्या कहते हैं, रोग के लक्षण कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ लक्षण जो आपको इसमें बताए गए हैं, जैसे जो नोज़ होती है वो बहने लगती है, फ्लो करने लगती है, रोगी के शरीर में दर्द होने लगता है, बॉडी पेन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, कि और फिर 3 दिन के बाद शरीर में दाने, छोटे छोटे रैशेज जो है आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। और जो इसमें तेज बुखार आप कह सकते हैं कि हाई फीवर इसमें आपको देखने को मिलता है, हाई फीवर होगा। ठीक है, बॉडी पेन आपको देखने को मिलेगा कि हर वक्त शरीर में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक है, और रैशेज
छोटे छोटे रैशेज होते हैं जो धीरे धीरे क्या है बाद में बड़े हो जाते हैं। तो ये जो है कुछ क्या है इसके सिम्टम्स हैं जो हमें सामान्य तौर पर एक चेचक के रोगी में या फिर आप कहें स्मॉल पॉक्स अगर किसी हुआ है तो उसमें हम सामान्य तौर पर इन रोगों से क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी आपको जो है सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता होती है कि क्योंकि क्या है कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन क्या होती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करें चेचक यानी स्मॉल पॉक्स क्या है, एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैलती भी है और इसका जो प्रभाव है वो मनुष्य को बहुत कमज़ोर वीकनेस जो है शरीर में लेकर आता है। तो इस रोग से बचाव के लिए कुछ उपाय आपको इसमें दिए गए हैं कि हम किस प्रकार से इस प्रकार के रोगों से जो है वो स्वयं को और दूसरों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाने के लिए कि घर में किसी व्यक्ति या बालक को चेचक निकल रही है, उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के संपर्क में लाने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। मतलब जो आप एनवायरनमेंट में अगर आपको खुद को या किसी और को ये बीमारी है या होने रही है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को उस व्यक्ति के एनवायरनमेंट से अलग कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उसके साथ भेदभाव जैसी धारणा आपको बनानी है, लेकिन क्या है कि आप कह सकते हैं पर्सनल हाइजीन के लिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि उसकी चीज़ों को इस्तेमाल ना करा जाए किसी और व्यक्ति के द्वारा। तो आप इसे पर्सनल हाइजीन में शामिल कर सकते हैं कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कपड़े हैं या फिर पानी है, जो बोतल जिसमें वो पीता है या गिलास बर्तन, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, धोकर अच्छे से अलग रख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी क्या है ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखें तो दूसरे व्यक्तियों को फैलने से ये जो संक्रामक रोग है इसे रोका जा सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, चेचक की कोई औषधि नहीं है, अतः उत्तम से उत्तम परिचर्या तथा देखभाल ही इसमें एकमात्र इलाज है। ऐसा नहीं है, मतलब पहले ऐसा था कि इसकी कोई डिजीज़ नहीं थी, अब इसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो बहुत अवेलेबल है। तो आप डॉक्टर की भी कंसल्ट इसमें लेते रहें, मतलब जो मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रोवाइड करता है वो भी टाइम टू टाइम लेते रहें। ठीक है, और पर्सनल हाइजीन जो है इसमें आपको रखनी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें व्यक्ति की एक अच्छी देखभाल होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना है और इससे क्या है वो जल्दी ही ठीक हो सकता है। फिर है रोगी को हल्का भोजन मिलना चाहिए, मतलब लाइट वेट फूड आपको उसे कराना है, हैवी फूड उसे अवेलेबल ना कराएं जिससे उसको डाइजेशन में या किसी और तरह की समस्या उत्पन्न हो। तो इसलिए क्या है, जिस भी व्यक्ति की रोग से ग्रसित है आप उसे एक हल्का भोजन प्राप्त हो तो उसके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर है रोगी के बर्तन व उसके उपयोग में आने वाली वस्तुओं को कीटनाशक घोल से, यानी पर्सनल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें उसके कपड़े या जो भी चीज़ों को आप धोते हैं तो आप उसे किसी प्रकार के एक अच्छे कीटनाशक का इस्तेमाल करके जो है उसको धो सकते हैं, जिससे जो कीटाणु या रोगाणु उसमें हैं वो दूसरे व्यक्ति में या आप तक जो है वो नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार की जो सावधानी है बरत सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रोगी के वस्त्रों का निसंक्रमण होना चाहिए, मतलब आप उसके वस्त्रों को अच्छे से आप कह सकते हैं कि आप धूप में रख सकते हैं। ठीक है, सनलाइट में हम उसके कपड़ों को अच्छे से जो है आप सुखाएं ताकि क्या ना हो, उसके जो कीटाणु हैं वो दूसरों तक ना पहुँचें। ठीक है, तो इन्हें भी धोने के बाद आप क्या है किसी कीटाणु नाशक घोल से क्या है निकाल सकते हैं, जिससे क्या है संक्रमण के जो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, और दूसरे व्यक्तियों तक नहीं पहुँचेंगे। फिर है लास्ट, रोगी की व्यवस्था अलग कमरे में होनी चाहिए कि एक डिफरेंट रूम उसके लिए जो है अलग कमरा जो है उसका बिस्तर कमरा जो है वो क्या करें, आप एक डिफरेंट रूम अवेलेबल कराएं ताकि उस वातावरण में अन्य व्यक्ति जो है उससे प्रभावित ना हो। और साफ सफाई का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि रोग है या फिर किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई है तो उससे इस प्रकार का भेदभाव हमें जो है उत्पन्न करना है जिससे क्या है व्यक्ति को क्या लगे कि पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन संक्रामक रोग है इसलिए आप सावधानी जो है वो बरतनी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जी किसी व्यक्ति को क्या हर्ट फील हो। तो एक सामान्य वातावरण आपको उसके लिए क्रिएट करना है। ठीक है, जिससे ताकि वो और दूसरे व्यक्ति दोनों ही क्या ना हो, प्रभावित ना हो। फिर इसे रोकने के मतलब इसको क्या है, आप इस पर क्या लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ जो डिफरेंट मेथड आपको दिए हुए हैं
उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि कुछ उपाय हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं जिससे क्या है हम इस रोग से बचे रहें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे इस रोग से बचने के लिए। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन। पहले ही क्या करें, आप वैक्सीनेशन करवा लें। जो जैसे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को आपको पता है कि क्या किया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है। तो उनमें एक टाइम के बाद उन्हें ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, जो उसके शरीर में यदि प्रवेश करे उसका कोई भी कीटाणु या जीवाणु, तो क्या है उसके अंदर पहले से ही क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं उसके शरीर को ऐसे रोगों से क्या करती हैं, बचाती हैं। तो जो वैक्सीनेशन है उनसे क्या होगा, एंटीबॉडी उसकी बॉडी में डेवलप करेंगे और ऐसे इस प्रकार का कोई भी यदि वायरस बैक्टीरिया उसको क्या करता है, शरीर पर आक्रमण करता है, तो एंटीबॉडीज़ क्या है उसे पहले ही किल कर देंगी, तो वो डिजीज़ क्या है उसे नहीं होगी या उतना अधिक प्रभाव उस पर नहीं डाल पाएगी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो 0 से 5 वर्ष या फिर 5 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या लगवाना है, आपको वैक्सीनेशन उनका ज़रूर करवाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रतिरक्षण कर सकते हैं, उसे इस प्रकार की डिजीज़ से जो है वो बता सकते हैं। दूसरा क्या है कि पहले 3 महीने के अंदर ये जो इंजेक्शन है बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, 0 से लेकर 3 मंथ में बच्चों को ये टीका, ये वैक्सीनेशन कराया जाता है, तो वो आपको ज़रूर करवाना है। ठीक है, ताकि बच्चा इस रोग से दूर रहे। दूसरा ये है कि दूसरा टीका जो होता है वो 3 साल से वर्ष की आयु के बाद लगता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद, तो वो भी आपको अवश्य कराना है। ठीक है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है मतलब एक हर एक चीज़ का, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है ग्रो करने का, जिस पर वो क्या होते हैं, पीक पे होते हैं। तो ऐसे समय में क्या है, ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो अगर पहले से ही वैक्सीनेशन बच्चे का हो चुका है तो वो इन बीमारियों के प्रभाव से क्या रहता है, दूर रहता है। और चेचक जैसे जो रोग हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को ये जो वैक्सीनेशन है वो होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं कि घर घर जाकर भी क्या है इंजेक्शन जो है बच्चों को लगाते हैं, तो जिससे क्या है वो अनेक प्रकार के जो रोग हैं उससे दूर रहता है। जैसे आपको पता है कि पोलियो ऐसे ही एक डिजीज़ है। ठीक है, जिसमें क्या है घर घर जाकर जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, तभी हमारा देश जो है वो पोलियो से बिल्कुल मुक्त इस वक्त है। तो चेचक भी इसी प्रकार का रोग है जिसका वैक्सीनेशन अब जो है वो अवेलेबल है। और हम क्या है अपने किसी भी व्यक्ति को इस रोग से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर हम निम्न बातों का ध्यान रखें तो। उसके बाद बात करते हैं हम भोजन में पोषण के बारे में, यानी आपका जो फूड है। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि हम कोई भी व्यक्ति है उसे एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या है, आपको एक बैलेंस डाइट की, एक ऐसी डाइट जिसमें क्या है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सभी क्या है भरपूर मात्रा में जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें क्या है हर एक चीज़, मतलब भोजन करना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आपके भोजन में ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या है मौजूद होनी चाहिए। और इनका एक अमाउंट होता है जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर व्यक्ति को इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जो आप खा रहे हैं उससे आपको किस प्रकार का प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जो आपके शरीर के किस कार्य के लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है, भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ में, आपकी डेवलपमेंट में, फिजिकल, मेंटल, हर तरह की जो आपकी डेवलपमेंट है उसके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य को अपने शरीर में को स्वस्थ एवं सुचाल माइंड बनाने के लिए शक्ति और गर्मी की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। ठीक है, जो पोषण आप ग्रहण करते हैं, जो भोजन आप खाते हैं उस भोजन से मिलती है। कोई भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, चाहे आप खेलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ठीक है, इवन सोना भी चाहते हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि आपका शरीर प्रॉपर वर्क करे, आपके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट, उनको भी क्या है एनर्जी की जो है ज़रूरत होगी। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उन्हें भोजन से मिलेगी। ठीक है, तो गर्मी कुछ तत्वों से प्राप्त होती है, जैसे सनलाइट जो है सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी अर्थ पर, जो शरीर को जो भोजन के रूप में जो है मिल रही है। ठीक है,
शरीर में जितना भोजन डाला जाएगा उतना ही शक्ति उससे प्राप्त होगी जितना कि उस भोजन के तत्वों में है। यानी जो भी चीज़ आप खाते हैं उसके अंदर जितने भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वही क्या देंगे आपको, एक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप अपनी जो सारे कार्य हैं वो पूरे कर पाते हैं। तो भोजन या भोजन में तत्वों के संबंध में अनेक खोजें की गई हैं, मतलब डिफरेंट डिस्कवरीज आपको देखने को मिलती हैं। इन खोजों से ये ज्ञान होता है कि शरीर के ताप, गति और विकास के लिए भोजन केवल 4 तत्व होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने बात की कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज जिसे ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं वैसे, प्रोटीन, वसा, ठीक है, फैट जो भी घी, तेल आप इस्तेमाल करते हैं सब्जी में, रोटी में, उनसे क्या मिलता है हमें, वसा यानी फैट मिलता है। खनिज लवण यानी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य के शरीर के लिए क्या है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। भोजन में जिन रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है या अधिकता होती है, शरीर उसी तत्व द्वारा बने अंश पर भोजन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट या विटामिन जो भी मौजूद है उसी के बेस पर क्या है आपके जो शरीर है उसका जो विकास है वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो भोजन में जो भी मेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं उस पर हमें ज़रूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारा जो भोजन है, हमारी जो डाइट है वो क्या हो, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके ही बनी हो। यानी सभी चीज़ें क्या हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक पोषक तत्व के रूप में काम करती है और आपकी ग्रोथ को, आपकी वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होती है। फिर हम बात करते हैं मेन हमारे इंग्रेडिएंट के बारे में, जो होता है प्रोटीन। प्रोटीन जिससे आप कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन ये सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके शरीर को बनाने में जो है सहायता करता है, मतलब आपके शरीर का विकास जो है वो पूर्णतः इस पर हम कह सकते हैं कि जो डिपेंड है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड हम इसे कहते हैं कि ऐसा भोजन जो आपके शरीर के विकास के लिए क्या है, बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रोटीन का होना हमारे भोजन में बहुत आवश्यक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ गंधक और कुछ अंश जो है वो फॉस्फोरस के भी जो है वो मिश्रित होते हैं। मतलब इसके अंदर कार्बन भी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन भी मिलता है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ जो है फॉस्फोरस के जो पार्टिकल्स हैं आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सभी जो है प्रोटीन के अंदर आते हैं। तो हमारा शरीर नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में करता है और यह तत्व केवल प्रोटीन से ही मिलता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन वाला तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। कि हम जो भी प्रोटीन ले रहे हैं उसमें जो नाइट्रोजन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और नाइट्रोजन क्योंकि एनवायरनमेंट में जो भी नाइट्रोजन है आप उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसका क्या करना पड़ता है, हमें नाइट्रिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। उसे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है वो हमें फूड से ही अवेलेबल होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए इसलिए भी क्या है, बहुत आवश्यक है। फिर है इसकी उपयोगिता की अगर आप बात करें कि ये क्यों नेसेसरी है, क्यों इतना ज़रूरी है, तो शरीर के तंतुओं, रक्तवाहिनियों, आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए, मैंने पहले ही बोला आपको ये क्या है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में, आपकी बॉडी में जितने भी जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं आप कह सकते हैं, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं किसी कारण से, या आपका कोई जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है अगर वो डैमेज हो गया है, ठीक है, किसी भी कारण से, या टिश्यू या आपके सेल्स, कोशिकाएं जो है वो क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो जो प्रोटीन है वो ही क्या करता है, उनको दोबारा बनाने में सहायता करता है, वही क्या करता है, उनका पुनर्निर्माण करता है। तो उसके विकास के लिए क्या है, प्रोटीन का होना बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों में, स्त्रियों में, ठीक है, दूध पिलाने वाले वाहकों, माताओं में इसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। मतलब जो भी मैमल्स आप कह सकते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और ये उनकी ग्रोथ, क्योंकि बच्चों को भी क्या है, उनकी ग्रोथ धीरे धीरे उनकी कोशिकाओं का विकास होता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, ये बहुत आवश्यक होता है। मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन का होना क्या है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य होना चाहिए। फिर है आवश्यक से अधिक प्रोटीन का उपयोग करने से यह वसा के रूप में
शरीर में एकाग्र हो जाता है। जब कभी भी वसा या कंबोज का अभाव होता है तो ये संचित प्रोटीन व शक्ति के उत्पादन। बात कर रहे थे कि आवश्यक से अधिक प्रोटीन जो भी आप लेते हैं, आपके शरीर में जो भी प्रोटीन है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप उसको ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो शरीर में क्या है, ये एकत्रित हो जाता है। और अगर आपके शरीर को दोबारा कभी भोजन की आवश्यकता होती है या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो क्या है, ये जो संचित प्रोटीन है, जो एकत्रित प्रोटीन है, वो क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब जो प्रोटीन है, एक निर्धारित अमाउंट तो होता ही है कि हमारे शरीर में, बॉडी को इतना प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन उससे अधिक जो प्रोटीन या जो अन्य पोषक तत्व तो हम ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, संचित हो जाते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर। जो क्या करते हैं, अगर जैसे आपने किसी दिन व्रत रखा है या आपने खाना लेट खाया है, तो उस वक्त हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है, वो इसी स्टोर फूड से जो है वो एनर्जी क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्म में। ये तो आपको पता होगा कि एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है। और जब आपको कभी ऐसी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये जो एटीपी है वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और आपको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी प्रोटीन आपने ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम किया है वो क्या होता है, बॉडी में स्टोर हो जाता है और एनर्जी के रूप में क्या है, वो क्या एटीपी की फॉर्म में क्या रहता है, संग्रहित रहता है। और जब कभी भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर है प्रोटीन पाचन रसों, आंतरिक रस एवं एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। जो प्रोटीन है वो क्या है, जितने भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। जो फूड डाइजेशन के लिए जिन भी रसों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको बनाने में क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, आपके एंटीबॉडीज़ को बनाने में सहायता करते हैं, एंटीबॉडीज़ को बनाने में सहायता करते हैं। तो प्रोटीन इसके लिए भी क्या है, बहुत आवश्यक है। फिर ये हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी मेंटल जो है कैपेबिलिटी को डेवलप करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो प्रोटीन जो है वो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। और फिर है भोजन में प्रोटीन की मात्रा, कि आपके जो अलग अलग फूड होते हैं उनके अंदर जो है प्रोटीन का जो सोर्स है वो कहाँ से आपको मिलता है। तो जितनी भी पल्सेस होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, वो क्या है, प्रोटीन का एक गुड सोर्स होती हैं, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। जितनी भी दालें आपने देखी हैं अपने आसपास, ठीक है, वो सभी क्या है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग भोजन में आपको अलग अलग प्रोटीन जो है वो देखने को मिलता है। तो पदार्थ पूज्य पशुजन्य अनाज दालें, मतलब ऐसे पदार्थ जो आपको मिलते हैं पशुओं से, ठीक है, अनाजों से, दालों से, सूखे मेवे जितने भी आपके होते हैं, जो है होते हैं ड्राई फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या है, प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो जैसे गाय का दूध है, भैंस का, मछली का जिगर, मांस, अंडा, ठीक है, सोयाबीन, इनमें क्या है, अलग अलग अमाउंट में जो है, देखो आपको यहाँ पे प्रोटीन की वैल्यू बताई हुई है कि जो गाय का दूध है उसमें 3.3 से लेके 3.3 से लेकर 4.5 तक क्या होता है, प्रोटीन अवेलेबल होता है, ठीक है। जो भैंस का दूध है उसके अंदर 4.0 से लेकर 4.5 तक जो है प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो नीचे आपको ये वैल्यू दी हुई है कि कौन से फूड में या कौन से भोजन में कितना प्रोटीन जो है वो आपको मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे अपनी फूड डाइट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे दालों की बात करें हम, ठीक है, मटर, गेहूँ, राजमा, सभी में जो है कुछ कुछ मात्रा में जो है आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। तो आप इसको देख लेना कि कौन सी चीज़ से, क्योंकि पर्टिकुलर हमें इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपसे अगर सोर्स पूछे तो सोर्स के बारे में आप बता देना कि सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स तो जितनी भी दालें हैं, ठीक है, सबसे अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जो मिल्क है, वो मिल्क तो वैसे भी एक कंप्लीट फूड कहलाता है, ठीक है। मिल्क को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण आहार कहते हैं, कंप्लीट फूड के अंदर इसे काउंट किया जाता है। तो इसके अंदर हर प्रकार का पोषक तत्व आपको देखने को मिलेगा। कुछ नहीं खाएं आप, दूध पीते हैं, तो आपको जो है ये शरीर में उन सभी आवश्यक चीज़ों की पूर्ति करता है। लेकिन फिर भी जो है हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के अलग अलग अमाउंट में जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको
ग्रहण करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली कुछ बीमारियां हैं। मतलब अगर आप प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो उससे क्या होते हैं, कुछ जो है डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़। मतलब कमी के कारण, कि किसी एक पर्टिकुलर तत्व की कमी के कारण अगर आपको कोई रोग हो रहा है तो उसे हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियाँ। तो प्रोटीन की कमी से शरीर अस्वस्थ रहता है, ठीक है, अनहेल्दी आप महसूस करेंगे, विकास की गति, आपका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपके टिश्यू, आपकी कोशिकाओं को बनाने में सहायता करता है। प्रोटीन ही सही अमाउंट में नहीं होगा तो आपका विकास रुक जाएगा। रक्तचाप निम्न करता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, लो करता है, ठीक है, और शरीर में भार कम हो जाता है, ठीक है, आपका वेट लॉस होने लगता है, ठीक है, आपका वज़न जो है वो घटेगा, और शरीर में क्या है, एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगी आपके, लो एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा, और स्वेलिंग भी आपको आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जो है प्रोटीन की कमी से जो है आपको शरीर में अपने नॉर्मली कमी के कारण दिखाई दे रहे हैं। कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, प्रोटीन न लेने से आपको शरीर के अंदर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। बाकी कुछ रोग भी होते हैं लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर प्रोटीन की अधिकता से, मतलब जो डिफिशियंसी है, कमी हो जाए, वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और इसी प्रकार क्या है, अगर इस चीज़ की हमारे लिए अधिकता हो जाए तो वो भी क्या है, हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि प्रोटीन की अधिकता हानिकारक होती है तो गर्म देशों में इनके पाचन में कठिनाई होती है। मतलब ऐसी कंट्रीज जो इनका क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट, ठीक है, हॉट क्लाइमेट जैसी जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो है इनका जो डाइजेशन है वो थोड़ा मुश्किल से होता है। इससे शरीर में गर्मी अधिक पैदा होती है, ठीक है, आप, और जिगर गुर्दों के प्रोटीन पचने की अत्यधिक मल को निष्कासित करने में क्या होती है, समस्या होती है, ठीक है। और जो आपके गुर्दे हैं, ठीक है, उनको भी क्या पहुँचती है, हानि पहुँचती है। आपकी जो किडनी है आप कह सकते हैं, ठीक है, किडनी को क्या करती है, हार्मफुल, किडनी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। और भारत जैसे गर्म देशों में अंडा, मछली या फिर जो भी मीट आप खाते हैं ये क्या है, वैसे तो योग्य नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोटीन है वो आपको आपके भोज से, जैसे दालों से या फिर रोटी से प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा भी आप अगर ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके शरीर को क्या है, इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपकी किडनी को क्या कर सकती है, हार्मफुल क्रिएट कर सकती है, ठीक है, उसके लिए हानिकारक हो सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की उसमें। फिर आप बात करें कि जो प्रोटीन होता है ना, हमारा जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं प्रोटीन, हमारे पास टू टाइप्स के प्रोटीन आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं, दो प्रकार के हमारे पास प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन है, ठीक है, वो कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा, वो जो हमें पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, प्लांट प्रोडक्ट से कह सकते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट से जो प्रोटीन मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से मिलने वाला प्रोटीन, ठीक है। दूसरा होता है जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है, जंतुओं से मिलने वाला एनिमल प्रोडक्ट जो है उससे जो प्रोटीन मिलता है वो, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं उनसे क्या क्या मिलता है हमें, तो जितनी भी आपकी दालें होती हैं प्लांट्स पे, ठीक है, जितने भी आपकी पल्सेस हैं, जिसमें जो है सोयाबीन आपने देखा होगा, सोया बीन्स है, या फिर बीन्स, फलियों वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें, ठीक है, आपका जो एप्पल है, पीज यानी मटर में, और दालों में सभी प्रकार की दालें आ जाती हैं आपकी, उड़द की, अरहर की, ये सारी दालें जो है आपको क्या है, इन सभी चीज़ों से क्या है, ये सभी हमें प्लांट से प्राप्त होती है। तो ये सभी प्रोटीन क्या है, आपको
प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन हैं, ठीक है। इन सभी से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन। एनिमल में आपके पास जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग की आप बात करें, ठीक है, फिश और डेयरी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, दूध या दूध के उत्पादन, डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं जिससे आप पनीर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पनीर है, अंडा, दही है, इन सभी चीज़ों से, ठीक है, जो प्रोटीन मिलता है वो कौन से हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, जो प्रोटीन हमें जो है जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो अंडा है उसमें एल्युमिनियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। जो मीट है, इनमें मतलब अलग अलग तरह का प्रोटीन जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। जैसे मिल्क है, मिल्क में आपको कैसेइन प्रोटीन जो है वो देखने को मिलता है। ये सभी प्रोटीन के टाइप्स हैं, मतलब प्रोटीन अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। गेहूं में ग्लूटेन होता है, ठीक है, और दालों में लेग्यूमिनस होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? प्रोटीन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो हमें अलग अलग तरह के भोजन के उत्पादों से जो है वो प्राप्त होते हैं। दो प्रकार का होता है हमारे पास, एक तो होता है प्लांट प्रोडक्ट से जो मिलने वाला, दूसरा होता है एनिमल प्रोडक्ट से मिलने वाला। तो ये हमारे पास क्या है? सोर्स है प्रोटीन के जो अवेलेबल होते हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके से डिस्कशन करेंगे पानी के बारे में, कि पानी जो है, पानी से हमें किस प्रकार के मिनरल्स जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है, और जो पानी है उसका हमारे जीवन में कितना उपयोग है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत आवश्यक होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।